हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CNG क्लास से 12 पर। तो आज हमें हिस्ट्री का दूसरा क्लास है। इसे हमने पहले क्लास में हिस्ट्री का 25 तक हमने सब्जेक्टिव प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया था। वो अपना ही देखा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसका आप देख सकते हैं। और आपका दूसरा है, देखिए इसमें आपको 26 से लेकर आपको 50 तक आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हों आपके परीक्षाओं के लिए। तो चलिए वो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त पर एक लघु निबंध लिखें। अस्थायी बंदोबस्त पर एक लघु निबंध लिखें। तो इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई। जमींदार की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाता था। जमींदारों को यह निश्चित राशि का नियमित समय को सूर्यास्त के पहले चुका देना पड़ती थी, नहीं तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। क्या कहा जाता है इस कानून को? अस्थायी बंदोबस्त का एक लघु निबंध लिखे, तो आपको ये लिख देना है कि इस कानून को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। 27वां प्रश्न कि क्रिप्स मिशन की असफलता के कारणों की व्याख्या करें। क्रिप्स जो मिशन की जो असफलता है उसके क्या क्या कारण थे, उस कारण की आपको व्याख्या करने के लिए बोला जा सकता है। तो लगाना है कि मुस्लिम लीग को संयुक्त केंद्र सरकार का प्रस्ताव पसंद नहीं आया, और दूसरा महात्मा गांधी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और तीसरा इस मिशन के कारण पूरे भारत में अशांति फैल गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 29 नंबर, बौद्ध एवं जैन धर्म की दो समानताएं बताइए। बौद्ध एवं जैन धर्म की दो समानताएं कौन कौन सी है? चलिए उसको जानते हैं। बौद्ध और जैन धर्म की समानताएं। दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषता का विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया। कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष दोनों ही धर्मों में शामिल थे। दोनों धर्मों में प्रसार प्रचार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया गया। अब बात आती है धूम खेती क्या। ये तो प्रश्न समझ गए। बौद्ध एवं जैन धर्म की दो समानताएं बताने के लिए तो दोनों ही धर्मों के ने वैदिक कर्मकांडों का तथा वेदों की अपौरुषता का विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया। कर्मकांड, पुनर्जन्म तथा मोक्ष दोनों ही धर्मों में शामिल थे। दोनों धर्मों में प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया गया। और झूम खेती क्या है? झूम खेती तो एक आदिम प्रकार की एक कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है, और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि जैसे जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम होता है, तो इसे हम बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती से आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो झूम खेती तो आपका ज़्यादा कुछ लंबा आंसर है नहीं, बहुत शॉर्ट था, इसे आप लोग समझ गए होंगे। 31वां प्रश्न देखिए, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ और इसके नेता कौन थे? जो संथाल जो विद्रोह था वो कब आरंभ हुआ था, स्टार्टिंग कब हुआ, उसका नेता लीडर कौन थे? तो 30 जून 1855 को दो संथाल विद्रोह नेताओं क्या कि सिद्धू मुर्मू और कोन्हू मुर्मू ने लगभग 60,000 संस्थानों का लामबंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। और चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर की, तात्या टोपे कौन था? तात्या जो टोपे था वो कौन था? उसका मृत्यु कैसे हुई थी? ये जो बात कर रहे हैं तात्या जो टोपे का मृत्यु कैसे हुई थी उसके, तो तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका जो जन्म था वो 1814 में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। तात्या टोपे की 18 अप्रैल 1859 को शिवपुटी में फांसी दी गई थी उसके, ठीक है, फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 33 नंबर की, मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके क्या थे? मुगल दरबार में प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन ये किस प्रकार किया था, कैसे किया जाता था, तो उसको बताना है। तो मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके ये थे। पहला, सिजदा या दंडवत लेटना। 4, तस्लीम, जमनी बीसी यानी कि जमीन चूमना या जमीन को चूम ले, तो जो सामने होता है सम्राट उसका या अभिवादन समझ ली कि हो गया। यही अलग अलग सभी का अलग अलग तरीका होता है, तो ये वहाँ का तरीका था। पायबोस अपने सुल्तान के पैरों को चूमना, तो ये भी अभिवादन करने का एक तरीका था। हमारे यहाँ प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, ग्रीटिंग ये सब होता है। और यहाँ पर कमल महल कहा है, ये प्रश्न आता है कि ये जो कमल महल है ये कहा है, इसका क्या उपयोग था? कमल महल का क्या उपयोग था? चलिए जानते हैं कि कमल महल जो था कि इसका क्या उपयोग था। तो कमल महल कर्नाटक के हम्पी में है। यह विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार के लिए बनाया जाता था। इसका इस्तेमाल बैठक करने
और आराम करने के लिए किया जाता था। ये कमल महल उसे हम कहा जाता था। कमल महल क्या था, तो इसका क्या पेड़ था, कमल महल का नाटक के हम्पी में है। यह विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार के लिए बनाया गया था। इसका इस्तेमाल बैठक करने और आराम करने के लिए इसका यूज किया जाता था। 35वां प्रश्न कि विशाल अन्ना नगर पर टिप्पणी लिखें। अन्ना नगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा ही आता है। विशाल अन्ना नगर पर टिप्पणी लिखें। विशाल अन्ना नगर हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े भवनों में से ये एक था। यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। यह भवन सभ्यता के उन्नत वास्तुकला का ये उदाहरण है। इसका नाम है विशाल अन्ना नगर। यह 2 भागों में बटा हुआ था। ये जो विशाल अन्ना नगर था, यह 2 भागों में बटा हुआ था। इसमें ईंटों से बनी कई चैम्बर या कोठरी थी और कोठरी भी थी, और इसमें अन्न भरने के लिए सुविधा थी। इसमें हवा जाने के लिए जगह बनाई गई थी, और विद्वानों का मानना था कि यह राजकीय भंडारागर था। हड़प्पा सभ्यता में अन्ना नगर का यह विशेष महत्व था। इसमें यह था विशाल अन्ना नगर पर टिप्पणी लिखने के लिए। तो आप टिप्पणी तो लिख ही देंगे, इतना सारा टिप्पणी लिखे होंगे तो अभ्यास तो होगा अच्छा खासा। देखिए 36 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें शवों के जो दाह संस्कार किए थे, अंतिम संस्कार का उसे बोल सकते हैं, तो कितने तरीके थे, किस प्रकार से वो किया जाता था। तो ये प्रश्न आपके सामने है, कैसे बनाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दफनाने के ये तरीके हैं। पहला, सबको पूरी तरह से दफनाना, और दूसरा सबको आंशिक रूप से दफनाना, यानी कि आधा बाहर आधा अंदर, पता नहीं कैसे किया जाता था। शव को जलाने के बाद राख और हड्डियों को दफनाना, ये सभी इनके अलग प्रकार थे। गड्ढे में विस्थापित दफनाना और द्वितीयक दफनाना, कलश दफनाना, ये सभी जो था इसका अलग तरीके थे। लेकिन भारतीय जो है वो बहुत अच्छा, उससे कुछ अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। जो जला दिया था वही वाला ठीक होता है। दफनाना मतलब बहुत बुरी बात है ये। और आपका कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध जो था उसका अशोक के ऊपर क्या इन्फेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में है प्रश्न। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। सम्राट अशोक द्वारा आरंभित कलिंग युद्ध में लाखों कलिंग सैनिकों की मौत हो गई, जिससे सम्राट अशोक को अत्यंत पछतावा हुआ कि यार क्यों ऐसा होना था, ऐसे बेकार हम लगा कि हम ही दोषी है, इसके कारण इतना लॉस हो रहा है। और यह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। यही से सैन्य दिग्विजय का युग समाप्त हुआ और आध्यात्मिक विजय यानी धर्म विजय का जो युग था वो आरंभ हुआ। और 38 नंबर, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताइए। जो गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से, तो उसका नाम बताने के लिए आ रहा है। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर देखिए, एक है आपका भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर और आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऐसे तो बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर, लेकिन 2 पूछा रहा है तो हम 2 ही लाए हुए। यह प्रश्न हम पहले भी करवा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर की कम्युनल अवार्ड क्या था, ये बताइए कि कम्युनल जो अवार्ड है वह क्या था। कम्युनल अवार्ड तो सांप्रदायिक पुरस्कार ने समाज के उत्पीड़ित वर्गों में समाज निर्वाचन क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ वोट करने की अनुमति दी। इस समझौते पर 24 सितंबर 1932 को 23 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। समिति की स्थापना से पहले महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था। ये पता कम्युनल अवार्ड क्या था, तो इसके बारे में था कि सांप्रदायिक पुरस्कार ने समाज के उत्पीड़ित वर्गों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ वोट करने के लिए अनुमति दी। और इसमें इस समझौते पर 24 सितंबर 1932 को 23 प्रतिनिधित्व ने यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हस्ताक्षर किए गए थे, सिग्नेचर। समिति की स्थापना से पहले महात्मा गांधी को जेल में ठूस के डाल दिया गया था। और 40 नंबर, सर एडविन ल्यूटियंस कौन थे। सर एडविन ल्यूटियंस कौन थे, तो सर एडविन ल्यूटियंस 1869 का इनका जन्म हुआ था और 1940 में इनका मृत्यु हुआ था। ये एक अंग्रेज ये वास्तुकार थे। वे नई दिल्ली के मुख्य योजनाकार भी थे। उन्हें अपने युग की ज़रूरतों के मुताबिक परंपरागत शैली को अपनाने के लिए ये जाना जाता है। तो ये सर एडविन ल्यूटियंस के बारे में था। आप नहीं जानते हो जान लिए, और एग्जाम में आएगा तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 41वां प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता के जो आर्थिक जीवन था उसकी विवेचना करने के लिए प्रश्न है। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन कृषि और पशुपालन का ये टिका हुआ था। इस सभ्यता के लोग दूध से बनी वस्तुएं जैसे गेहूँ, जौ, मांस, कछुए, भेड़ का मांस आदि खाते थे। लोग आटा को चक्की द्वारा न पीसकर सील बट्टे से आटा पीसते थे। और गुप्त अगला प्रश्न ये था हड़प्पा सभ्यता और आर्थिक तो जीवन की विवेचना करने के लिए प्रश्न। और 42वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल उसको भारत का स्वर्ण युग यानी कि सोना का जो युग है वो क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है।
बिकॉज इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म और चिकित्सा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल हुई। इस काल में हुए आविष्कारों और खोजों ने बाद के कई भारतीय समाजों को प्रभावित किया। तो ये इसीलिए गुप्त काल को जो स्वर्ण युग कहा जाता था। अब इस प्रकार से लास्ट में थोड़ा सा जोड़ देंगे, आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 43 नंबर के, महावीर स्वामी का जीवनी और उपदेशों का वर्णन करें। महावीर स्वामी के जो क्या जीवनी है इसके, और इसके जो उपदेश क्या क्या थे, इसका आपको वर्णन करने की आवश्यकता है। तो भगवान महावीर वर्तमान अवश्य परिणीति काल की 24वीं के अंतिम तीर्थकार थे, और ऋषि देव पहले हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उस युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। यानी कि जब आप कहता है यदा इदाई धर्म से ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो जो आपका श्लोक है, जब जब पाप की जो हानि होगी भगवान का अवतार होगा, उसी प्रकार जहाँ पे जाति प्रथा, जात पात, भेद, आप हिंसा, पशु बलि जहाँ पे, तो वहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम जो नैतिक गुण बताया। तो ये था महावीर स्वामी का जीवनी, और इसको क्या क्या उपदेश थे इसके बारे में। और 44वां प्रश्न देखिए कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें कि अकबर की कौन कौन सी धार्मिक नीतियाँ थी, जब बहुत जगह नीति कौन सी थी। तो मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता और शांति पर आधारित थी। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समानता का दर्जा दिया। अकबर की धार्मिक नीतियों ने उन्हें शासनकाल को एक नए युग में पहुंचा दिया। ये था। और अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। ये आंदोलन 2 साल तक चला था। कितना? 2 ईयर यानी 2 साल तक ये आंदोलन चलाया गया था। 46वां प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो भारत की संविधान की प्रमुख विशेषता ये है, पहला, यह देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करता है, और दूसरा, यह सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को बताता है, और तीसरा, यह नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है, और चौथा, यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब को क्या सुनिश्चित करता है। तो ये था ये कि भारत के संविधान के प्रमुख विशेषताएं को आपको उल्लेख करने के लिए, तो आपका कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे। आपका कोई आपका ऐसा एग्जामिनर होगा तो आपका नंबर काट लेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 47 नंबर की विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं बताइए। विरूपाक्ष मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, इसका आपको 2 विशेषताएं। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना है, स्थापत्य शैली में बना, और दूसरा, इस मंदिर को बनाने में गणितीय अवधारणाओं का इस्तेमाल किया गया है। किस मत से बनाना, ये आपका विरूपाक्ष जो मंदिर है इसके बात हो रही है। 48वां प्रश्न देखिए, संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान निर्मात्री जो सभा था उसका गठन कैसे हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति का घोषणा की तथा भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत सेना, जिसमें 3 मंत्री थे, 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के 50 संविधान सभा की घोषणा हुई, और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। यह था संविधान निर्मात्री सभा का कि गठन उसका कैसे किया गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं। 2 प्रश्न, ये आपका लास्ट 2 प्रश्न है। चलिए इसको हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि ये क्या है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, कौन कौन सी उनकी शिक्षाएं थी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। जैसे कि बुद्ध की शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य था, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, न तो बहुत कठोर तप और न ही बहुत अधिक विलासितापूर्ण जीवन। यानी कि ऐसा ना जो भोग विलास के चक्कर में आप घर में आपको सोए हुए हैं 4 घंटा 10 घंटा, यानी कि आप 8 घंटा सोना था तो आप 16 घंटा सो रहे हैं, तो इस प्रकार से था विलासिता, इसी को बोलते हैं। त्रिरत्न 3 रत्न, ज्ञान, प्रज्ञा, शील, नैतिक आचरण और समाधि यानी एकाग्रता, आइसोलेशन, यानी कि जो आपका होता है ना एकांत में आप रहेंगे तो आप वो बहुत आप शक्तिशाली मन हो जाएगा, पंचशील आदि ये सब। 50वां प्रश्न की महाजनपद से आप क्या समझते हैं। महाजनपद से आप क्या समझते हैं। महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में थे। महाजनपद का अर्थ है महान जनों के क्षेत्र। इनका मुख्य उद्देश्य एक संगठित राज्य की स्थापना करना था। तो ये था महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये आपका महाजनपद से आप
क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए टिप्पणी करिए। इसका इस प्रकार जो भी प्रश्न आता है उस प्रकार से आपको एक ही तरह से आंसर लिखना होता है कि इसका जो भी मेन पॉइंट होता है उसको पढ़ के पूरा जो जानते हैं सब लिख दीजिए। तो कैसा लगा आज का ये हिस्ट्री क्लास, कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।